Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to Students Diary. This is Abdul Rahman. Dear viewers, आज हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के एक नए कोर्स को आपके सामने लेके आए हैं। वो है टॉक्सिकोलॉजी एंड फोरेंसिक सीरोलॉजी। इस फील्ड के बारे में मैं आपको इतना बताता चलूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत वास्ट फील्ड है, जिसमें आप एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट करते हैं और ये रिपोर्ट्स कोर्ट रूम में जाती है और उसके एविडेंस के बेस पर जो ज्यूरी होती है उसको हेल्प मिलती है एक सर्टेन डिसीजन लेने में। चाहे वो डीएनए रिलेटेड केस हो, सेक्सुअल असॉल्ट के केस हैं, या आपके पास कोई अननोन डेथ हुई है उसका कॉज मालूम करना है, या कोई पॉइजनस या टॉक्सिक जो इंटेंशन है उसको रिवील करनी है आपने। तो ये सब काम जो होते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट के होते हैं या फोरेंसिक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के होते हैं। तो अब हम ज़रा नज़र दौड़ाएंगे कि इस सब्जेक्ट में यानी टॉक्सिकोलॉजी एंड फोरेंसिक सीरोलॉजी में हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहले हम आते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ। जब हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस, इसके डिफरेंट फील्ड्स क्या हैं, इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। फिर हम कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, उसके बाद फिर हम आएंगे फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। फिर जब आपके पास जो भी मटेरियल आ जाता है, चाहे वो पुलिस लेके आती है या आप खुद जाके क्राइम सीन से कलेक्ट करते हो, फिर हम उसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन को स्टडी करेंगे कि किस किस एंगल से हम देखेंगे, कौन कौन से पॉइजन्स को हम डिटेक्ट करते हैं अगर कोई टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करनी है, सेक्सुअल असॉल्ट में हम कौन कौन से टेस्ट रन करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस हम किन चीज़ों का करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद बारी आएगी इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोलॉजी होगा, कि एक बहुत वास्ट फील्ड है फोरेंसिक साइंस का, जिसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंस का स्टडी करते हैं, उसके ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट्स क्या है, कौन कौन से पॉसिबल टॉक्सिक मटेरियल है या पॉइजन्स है जिससे ह्यूमन डेथ काज हो सकती है और उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग क्या है, उसकी हम टाइप स्टडी करेंगे, जो वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, मेटेलिक है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में आते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल है पॉइजन्स, उसको हम क्लासीफाई करेंगे और फिर उसको में ब्रॉडली हम उसको जो है एक्सप्लेन भी करेंगे। और फिर ड्रग ऑफ एब्यूज़ हमारे पास कौन से हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि स्टिमुलेंट्स हैं या कोई CNS सप्रेसेंट्स हैं, हेलुसिनोजन है, उस ड्रग ऑफ एब्यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे और उसको डिटेक्शन के हम डिफरेंट मेथड्स जो भी यूज़ करेंगे वो हम पढ़ेंगे। फिर कुछ गैसेस हैं जैसे कि इस जिसको हम एस्फिक्सिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसको हम स्टडी करेंगे और उससे कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर खुदा न खासा आपके पास डेड बॉडी आती है या कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है और उसकी हिस्ट्री कुछ यूँ बता रही है कि इट हैज़ बीन एक्सपोज टू सर्टेन काइंड ऑफ गैसेस, तो उसको आप डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो वो भी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। रिमेंबर, आपका ये कोर्स जो है वो 2+1 क्रेडिट आवर्स का है, यानी 2 हमारे पास 2 आवर्स की थ्योरी कोर्स होगा और 1 आवर जो है हमारे पास जो कि 2 आवर्स के बराबर होता है, वो भी हमारे पास प्रैक्टिकल सेशन होगा जो हम डिफरेंट प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो आते हैं हम कुछ बेसिक्स आपके क्लासिफिकेशन की तरफ कि फोरेंसिक साइंस बेसिकली है क्या। फोरेंसिक साइंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन एंड एवल्युएशन ऑफ एविडेंस फॉर लीगल पर्पसेस। रिमेंबर द वर्ड्स लीगल पर्पसेस। हम जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन इसकी फोरेंसिक साइंस की है, या जो भी हमारे पास सैंपल्स आते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर उसको एवलुएट करते हैं, तो वो एक एविडेंस होता है। बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट्स होती है वो एक एविडेंस का काम करती है कोर्ट रूम में। ये हम जो सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं वो लीगल पर्पसेस के लिए कर रहे होते हैं और ये
केसेस जो हमारे पास फोरेंसिक साइंस लैब में आ रही होती है वो ज़्यादातर पुलिस के थ्रू आ रही होती है और उसके पीछे एफआईआर कटी होती है और वो आपके एविडेंस का वेट कर रहे होते हैं। सो वो जो पीस ऑफ पेपर एक रिपोर्ट के फॉर्म में आप दे रहे होते हैं वो एक एविडेंस का काम कर रहा होता है और आप बेसिकली कोर्ट को असिस्ट कर रहे होते हैं। फोरेंसिक साइंस को हम फर्दर जो अगर क्लासीफाई करें, वैसे तो आजकल बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं जो मेनली हमारे पास है। एक हमारे पास वो है फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन में फिर हम उसको फर्दर अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक फोरेंसिक पैथोलॉजी है जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे और दूसरा हमारे पास फोरेंसिक साइकेट्री है जो कि इमोशनल स्टेटस के बारे में डिस्कस करता है लोगों के। उसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हमारा काम फोरेंसिक पैथोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी वगैरह से है जिस पे हम ज़्यादा प्राइमरी फोकस करेंगे। फिर दूसरी फील्ड फोरेंसिक मेडिसिन के अलावा फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, वो हम आगे देखेंगे। फोरेंसिक इम्यूनोलॉजी है जिसमें आप इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हो, एंटीबॉडीज़ वगैरह यूज़ करते हो। फिर फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी है, यानी आपके पास कोई डेड बॉडी रिसीव हुई है तो आपको एक्चुअल एज मालूम करनी है उसकी। तो इन चीज़ों से भी आपको डेंटल साइंसिस का भी इसमें रोल है फोरेंसिक। और फिर फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है कि अगर आपको कोई स्कल मिला है और उसको आप उसके एथनिक ग्रुप देखना चाहते हो और उसके रीजंस देखना चाहते हो और उसको कंपैरिजंस करते हो विद मॉडर्न ह्यूमंस, वो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में आता है। एंड देन फोरेंसिक पुलिस साइंस है कि आपने एविडेंस को कैसे लेके चलना है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि फोरेंसिक जो है दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस, लॉ एंड मेडिसिन। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पे अगर हम देखें तो फोरेंसिक मेडिसिन आता है और दूसरा हमारे पास मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आता है। फोरेंसिक मेडिसिन में हमारे पास अगेन क्या है ये, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जैसे कि डिसाइडिंग केसेस ऑफ इंजरीज, सुइसाइडल, सेक्सुअल ऑफेंस वगैरह वगैरह। तो हम मेडिकल एप्लीकेशंस, चाहे वो मेडिकल हो या पैरामेडिकल नॉलेज हो, उसको यूज़ करते हैं ताकि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली जस्टिस को प्रिवेल करने में हेल्प कर सकें। रिमेंबर, जो हमारे एविडेंस होते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ये नहीं है कि हमारा एविडेंस के बेस पे एग्जैक्ट वही डिसीजन आएगी जो हमने किसी को गिल्टी यानी कह दिया है कि जी हाँ सेक्सुअल एक्ट हुआ है इसके साथ और पर्सन नंबर दिस हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दैट, या इंजरीज के जो है वो किसी के अगेंस्ट, जो हमने रिपोर्ट दिया है वो किसी के अगेंस्ट जा रही है, तो अदालत उसी के मुताबिक फ़ैसला करेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्योंकि अदालत ने सिर्फ साइंटिफिक बेसिस नहीं देखनी होती है। उनके पास क्राइम सीन्स को विज़िट करने वाले अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर जो वहाँ पे गवाहान होते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, फिर प्रोसीडिंग्स होती हैं लोगों से कि मुख्तलिफ एंगल से उस पर जो है वकील डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। सो हमारी जो रिपोर्ट्स होती है वो उनको हेल्प कर रही होती है कि वो सर्टेन डिसीजन पे पहुंच सकें। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिशियन सच इज दोज अराइजिंग फ्रॉम फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप, जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस है, कंसेंट फॉर्म लेना है किसी के, तो ये वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो फिजिशियन के लिए ज़रूरी है अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। पेशेंट के साथ कैसे कंटेक्ट करना है फिजिशियन का, उसका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाती है तो उसमें उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है और क्या उन पे रूल्स अप्लाई होते हैं, कंसेंट फॉर्म किन किन जगहों पे लेना होता है, पेशेंट की प्राइवेसी को कैसे मेंटेन रखना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मेंटेन रखना है। तो हमारा काम ज़्यादातर फोरेंसिक मेडिसिन के साथ होगा। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास आ जाता है फोरेंसिक पैथोलॉजी, जिससे हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। ये जो ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस है दैट बेसिकली डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वायलेंस और अननेचुरल डिजीज इन इट्स वेरियस फॉर्म इन और ऑन द ह्यूमन बॉडी। उसकी हम इम्पैक्ट चेक करते हैं कि आया ये नेचुरली उनकी डेथ हुई है या किसी डिजीज़ की वजह से हुई है या किसी वायलेंस की वजह से हुई है। सो वो चार सारी चीज़ें हम उसकी बॉडी के ऊपर चेक करते हैं और बॉडी के अंदर चेक करते हैं कि कोई फिजियोलॉजिकली चेंजेस उसमें आई है या नहीं आई। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आई होती हैं
वो उसके बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन डिटरमिनिंग द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ इन केस ऑफ वायलेंस, सस्पिशियस, अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सपेक्टेड, सडन एंड मेडिकली अनअटेंडेड डेथ। सो कोई ऐसा डेथ जो कि जिसके बारे में मालूम नहीं है जी, या जिस पे लोग क्लेम करते हैं कि इसके ऊपर वायलेंस हुआ है, या सस्पिशियस है, जैसे कि कोई हाई प्रोफाइल केस है और सुबह वो उसकी डेड बॉडी मिली है, तो उसके ऊपर उसका फिर पोस्टमार्टम होना ज़रूरी होता है। कोई उसके अंदर चेंजेस बॉडी में नोट की जाती हैं कि आया उसकी डेथ किस वजह से हुई है, तो उसके बेस पे फिर फर्दर केस को लेके जाया जाता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। कोई अनएक्सप्लेन डेथ है, बैठे बैठे बंदे ने कुछ खाया और वो मर गया, तो उसके ऊपर फिर आपने काज ऑफ डेथ मालूम करना है कि क्या वजह है, वाकई ये बीमार था, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन था, या उसने जो कुछ खाया है उसमें कुछ मिला हुआ था, खुदा ना खास्ता अनएक्सपेक्टेड सडन डेथ हो गई, या मेडिकली अनअटेंडेड डेथ्स है कि हाई प्रोफाइल बंदा है, कहीं गया हुआ था और वहीं पे पता चला कि उसकी डेथ हो गई है और साथ कोई नहीं था, कोई मेडिकल टीम भी नहीं थी जो उसकी काज ऑफ डेथ को उसी टाइम बता सकते कि यार उसको कोई इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। सो उसको काज मालूम करना फिर ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि डेथ के बाद द पर्सनस बॉडी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। डेथ के बाद उस बंदे की जो डेड बॉडी होती है वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है और स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको आइडेंटिफाई करे कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। अगर कोई सस्पिशियस या वायलेंस की डेथ की वजह से डेथ हुई है या मेडिकली अनअटेंडेड डेथ है, तो स्टेट के पास ये राइट्स है कि उसकी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करे और उसके एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ जो है वो मालूम करे। स्पेशली हमारे फोर्सेस में यही होता है, अगर ऑन ड्यूटी किसी की डेथ होती है तो पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी बाद की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो उनके पेंशन वगैरह होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है उनके किसके ऊपर, उनके जो काज ऑफ डेथ के ऊपर, कि अगर खुदा न खास्ता उसने कोई ऐसी चीज़ की है कि फॉर एग्जांपल उसने कोई सुसाइड किया हुआ है, या अगर कोई उसने नशा किया है, इतना ज़्यादा ओवरडोज हो गया और उसकी डेथ हो गई है, तो उनको इवन पेंशन भी नहीं मिलती। सो उसकी जब फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आती है, लेबॉर्ट्री की तरफ से फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आती है, अगर उसमें सब कुछ क्लियर हो और उसको नेचुरल डेथ कंसिडर किया जाता है या किसी फायर आर्म की वजह से हुआ है, तो उसको फिर क्या कर लेते हैं, जो भी उसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स होती है, उसकी पेंशन वगैरह उसकी फैमिली के लिए, वो फिर वो अवेल करना शुरू कर सकते हैं। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इट्स अ ब्रॉडर फील्ड और उसमें हम डील करेंगे इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑन द बॉडी व्हेन एडमिनिस्ट्रेड बाय एनी रूट। जब हम कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हैं, चाहे वो किसी भी बॉडी रूट से हो, इंट्रावीनस है, थ्रू ओरल है, या कोई और रूट से है, उसकी वजह से हमारे बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। वो जिंदा बंदे में भी हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में केसेस रिसीव होते हैं इमरजेंसी में, जिसमें कोई ड्रग ओवरडोज हुआ होता है, बच्चे ने गलती से एक्स्ट्रा घर में पड़े किसी बड़े आदमी की हाई एंटी डिप्रेसेंस मेडिसिन इकट्ठे खा ली होती है, ठीक है, या फिर ये होता है कि किसी ने जानबूझ के कोई ख़ुद को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन ले ली होती है, तो या कोई पॉइजन ले लिया होता है, तो उसके इफ़ेक्ट्स को हम चेक करते हैं। या किसी की डेथ हुई हुई है और वो सस्पिशियस है कि उसने सुसाइड किया है या वो होमोसाइडल है। यहाँ पे दो टर्म्स को आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक टर्म है सुइसाइडल और एक है होमिसाइडल, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सुइसाइडल वो होता है जब वो बंदा खुदकुशी के गर्ज से कोई चीज़ खाता है, जैसे फॉस्फीन की टैबलेट्स खा ली या कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स केमिकल्स वगैरह वो पी लिया, तो ये उसने खुद कोशिश की है। होमिसाइडल वो है जो कोई और उसको कोई पॉइजन्स खिलाता है या पिलाता है या उसको इंजेक्ट करता है, उसको इस बारे में मालूम नहीं होता, सो वो आपके पास होमिसाइडल होता है। होमिसाइडल में नहीं पता चल रहा होता। सुइसाइडल की कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि इस बंदे ने खुद खाया होगा, लेकिन होमिसाइडल होता है कि वो चुपके से भी दे सकते हैं, जैसे आर्सेनिक है, वो टेस्टलेस होता है, वो कलरलेस होता है, सो किसी को भी देखे तो वो उसकी डेथ हो सकती है। सो वो डिफरेंट रीजन होते हैं और उसका रूट काज मालूम करना डॉक्टर्स, फिजिशियन का और फोरेंसिक साइंटिस्ट का काम होता है।
फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में हम क्या करते हैं, सैंपल को एनालाइज करते हैं और वो सैंपल हमें कहाँ से रिसीव होता है। वो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप डायरेक्टली आपको लेके जाया जाता है और आप क्राइम सीन्स में फ़ोटोग्राफ्स वगैरह बना के और वहाँ से जो जो भी आपको सैंपल्स मिलते हैं, डेड बॉडी का सैंपल आप ड्रॉ करते हैं या जो भी, या फिर वो डेड बॉडी के पोस्टमार्टम होता है और डॉक्टर उसमें से ऑर्गन्स निकाल के ब्लड सैंपल ड्रॉ करके आपको सील करके आपके पास लैब में आता है। या फिर ये है कि अगर फॉर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होता है और उसको प्रॉपर प्रिजर्वेटिव में हर ऑर्गन्स को डाला जाता है। सैंपल प्रिजर्वेशन और उसकी कलेक्शन के बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार यूज़ होती हैं, जैसे कि पॉइजन है। पॉइजन्स हमारी नज़र में क्या है कि एनी सब्सटेंस विच आर डिलीटरियस और इंजूरियस टू द बॉडी लीडिंग टू डिजीज, डिफॉर्मिटी और डेथ ऑफ इलनेस। तो हर वो सब्सटेंस जो बॉडी पे डिलीटरियस इफेक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बॉडी को डैमेज करता है या कोई डिजीज काज करता है, कोई डिफॉर्मिटी काज करता है या डेथ काज करता है, उसको हम पॉइजन्स कहते हैं। लेकिन यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि लॉ के टर्म में जब हम लॉ को स्टडी करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड मेडिसिन बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इट इज़ अबाउट द इंटेंशन विद विच इट इज़ गिवन, कि आप किस इंटेंट से दे रहे हो। ठीक है, मेडिसिन पॉइजन हो सकती है और पॉइजन मेडिसिन हो सकता है। इट्स ओनली अबाउट द इंटेंशन। बहुत से पॉइजन है जिसको हम माइन्यूट क्वांटिटी में किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसका ज़्यादा थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो वो पॉइजन है। बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि पेशेंट्स के लिए, तो हम बहुत से पेशेंट्स के लिए एज मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल बंदे को देंगे तो वो आप उसको एज ए पॉइजन की यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है जो कि किडनी पे इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन एक सर्टन डिजीज़ की क्रिटिकल स्टेज में भी ज़रूरी है। तो बंदा अगर ठीक है, उसकी किडनी सही फंक्शन कर रही है तो आप दे देते हैं, लेकिन एक बंदा क्रॉनिक किडनी पेशेंट है और आप उसको जानबूझ के वो मेडिसिन दे रहे हैं तो जाहिर है उसकी किडनी फेलियर की तरफ हो जाएगा, तो वो मेडिसिन उसके लिए पॉइजन का काम कर रही है। फिर इसी तरह एक पॉइजन है, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक है, उसकी दरमियानी या कम क्वांटिटी भी इनफ है बंदे को डिजीज़ काज करने, डेथ काज करने के लिए, लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है तो कुछ जगहों पे उसको मेडिकेशन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, तो उस वक्त वो पॉइजन नहीं होगा, वो मेडिसिन होगी। लेकिन जब उसको डोज आप ज़्यादा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। इसी तरह एक टर्म यूज होगी बार बार यहाँ पे, मेडिको लीगल ऑटोप्सी। इज इट्स नेम इंडिकेटिंग, ऑटोज मीन्स सेल्फ, ओपीज मीन्स व्यू और मॉर्टम मीन्स डेथ। सो जब कोई ऑटोप्सी आती है आपके पास तो उसकी जो आपने लीगल प्रोस्पेक्ट्स में जो उसकी आपने फाइंडिंग्स देखनी है, यानी एक अननोन डेथ की वजह से आपके पास एक डेड बॉडी लाई गई है, तो ज़ाहिरी उसको देखा जाता है, जो भी वहाँ पे डॉक्टर होता है फोरेंसिक का, ऑटोप्सी टेबल पे उसकी लिटा के उसकी फाइंडिंग्स को नोट करता है, ओपन अप करके उसके अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं, जो मेंस ऑर्गन्स है जो किसी पॉइजन्स की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं, या अगर वायलेंट डेथ है उस पर उसके इम्पैक्ट आ सकते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, कुछ केसेस में किडनी में निकालते हैं और लिवर, ये चीज़ें तो लाजमी वो करते हैं, और साथ ब्लड सैंपल ड्रा कर लेते हैं, अगर यूरिन सैंपल है तो वो भी ले लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट कर लेते हैं, एक जार में डालते हैं जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर प्रिजर्वेटिव है जो हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इसमें हम साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी अंडर लॉज ऑफ स्टेट टू फाइंड आउट, हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं वो हम अभी देखेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें अंडर द लॉज ऑफ द स्टेट जो बयान की गई है, जो हुकूमत ने जो कवानीन पोस्टमार्टम के लिए डिफ़ाइन किए गए हैं, पोस्टमार्टम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको देखते हुए वो फाइंडिंग्स को नोट डाउन करते हैं, और फिर जब आपकी साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स भी आ जाती है, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स भी आ जाती है, तो सबको कंबाइन करके एक फ़ाइनल रिपोर्ट्स बनाते हैं, और वो फाइनल रिपोर्ट फिर उधर जाती है, आपके अदालत में जाती है, और उसके बेस पे वो हेल्प करती है आपको डिसीजन मेकिंग में। तो हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम पोस्टमार्टम से फाइंड आउट कर सकते हैं कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, कि डेथ किस वजह से हुई है, होमिसाइडल है यानी किसी ने उसको पॉइजन दिया है खुदा न खास्ता, या सुइसाइडल है या उसने खुद पॉइजन लिया हुआ है खुदकुशी के गर्ज से।
आइडेंटिफाई द वेपन के उसमें किस किस्म के वेपन से उसको मारने की कोशिश की गई है, जो साइंस हैं, उस सिम्टम्स हैं, उसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि फायर आर्म है तो कौन सा है, 9mm है, या उधर से अगर बुलेट भी बॉडी से बरामद होती है तो उसके बेस पे भी देखा जाता है। उसके ब्लंट इंजरी है या और कोई शार्प्स यूज़ हुआ है तो वो डिटेल देखी जाती है। फिर पॉइजन किस तरह का है उसकी सिम्टम्स देखी जाती हैं। फिर टाइम सेंस डेथ, इसको डेथ हुए कितना टाइम होता है वो हुआ हुआ है इसको भी पता चल जाता है मुख्तलिफ फीचर्स को देखते हुए, सिम्टम्स को देखते हुए। एक डेड बॉडी है जो रोड साइड से मिली है और उसकी डेथ कब हुई है वो आप अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है पोस्टमार्टम के दौरान उसके साइन बॉडी साइंस को देख के मालूम कर सकते हैं। मोस्टली ये इस तरह की केसेस भी आते हैं कि घर वाले क्लेम करते हैं कि बच्चा हमारा ज़िंदा पैदा हुआ था या हॉस्पिटल वाले ने कुछ कर दिया, डॉक्टर्स के ऊपर केस हो जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें बच्चा दुनिया में जो है वो ज़िंदा आया था या वो मुर्दा फॉर्म में आया था, तो उसकी मालूम करने के तरीके हैं। जैसे अगर वो लंग्स उसके आपस में पिचके हुए हैं तो बच्चा जब आता है तो लंग्स के दरमियान सरफेक्टेंट होता है, लंग्स आपस में पिचके हुए होते हैं और जैसे ही वो सांस लेता है तो वो ओपन अप होता है, जिसकी वजह से वो रोता है क्योंकि उसको पेन फील होता है। सो अगर वो जब आप देख वो पोस्टमार्टम के दौरान देखते हैं अगर वो ओपन अप है तो इट मीन्स कि वो दुनिया में सांस ली है उसने, उसके बाद उम्र है। ये जस्ट एज एग्जाम्पल है। या अगर वो पिचके हुए इट मीन्स कि वो मुर्दा फार्म में पैदा हुआ था। सो वो उसके बेस पे आप फाइंडिंग्स देते हैं या कुछ और टेस्ट भी हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं या हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस भी की जाती है जिससे आइडिया हो जाता है कि काज ऑफ डेथ क्या था। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस बहुत ही पुरानी फील्ड है, ये आज की फील्ड नहीं है। यानी बिफोर क्राइस्ट से इसके बारे में जो है इसकी हिस्ट्री हमें मिलती है। और जैसे आपको मालूम है, आप लोगों ने मुख्तलिफ मूवीज़ में देखा होगा, लिटरेचर्स वगैरह में देखा होगा कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर बादशाहों को पॉइजन्स किया जाता था क्योंकि इस तरह से एडवांस टेक्निक्स तो थी नहीं, तो ऐसे पॉइजन्स होते थे जो उनको दिए जाते थे और उनकी नेक्स्ट डे डेथ हुई होती थी। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो ये हमें तकरीबन 3000 बिफोर क्राइस्ट हमें इसकी हिस्ट्री मिलती है। और ये कब की बात है, जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन अटॉप्सी परफॉर्म करती थी आफ्टर डेथ टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स। और ये कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं करते थे, ये इनकी कोई रिलीजियस रिचुअल्स हुए करती थी, रिलीजियस रिवायात होती थी जिसके बेस पे वो जब उनका कोई मर जाता था तो उसको ओपन अप करके बॉडी को ओपन करके उसके इंटरनल ऑर्गन को वो देखते होते थे। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं हिस्ट्री में तो 44 बिफोर क्राइस्ट, 44 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, तो उसमें हमारे पास क्या था, जो सबसे पहले ऑटोप्सी रिकॉर्डेड फॉर्म में हमें मिलती है वो एक रोमन पॉलिटिशियन और जनरल की है जो जिसका नाम था जूलियस सीजर, जिसकी पहली बार रिकॉर्डेड ऑटोप्सी हुई थी। फिर फर्स्ट सेंचुरी एडी, एडी क्या है, इट इज़ एनो डुमेनी। ये रोमन अम्पायर से एक नया जो साल का सिलसिला शुरू होता है जिसको एनो डुमेनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो उस वक्त इसकी फर्स्ट सेंचुरी में उस वक्त पहला एनुसेंट इक्विट किया गया था यूजिंग बेसिक फोरेंसिस बाय रोमन ओरेटर जूलियस कुंटिलियन। कुंटिलियन नामी एक काजी था जिसने पहली बार बेसिक फोरेंसिक को यूज करते हुए एक एक इनोसेंट बंदे को जो है सज़ा माफ़ कर दी थी, अदरवाइज उसने फंस जाना था। लेकिन कुछ फोरेंसिक्स एविडेंस को कंसीडर करके उस इनोसेंट बंदे को जो है वो बरी कर दिया गया था। फिर 13th सेंचुरी में हमारे पास पहली फोरेंसिक बुक लिखी गई थी जो कि क्राइम को सॉल्व करने के लिए, वो जी योन लू के नाम से है, जो एक चाइनीज साइंटिस्ट ने लिखी थी जिसका नाम था सोंग ली। और इस बुक जी योन लू का मतलब है द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग। द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स मीन्स के कोई भी अगर गलत
रीजंस की वजह से कोई क्राइम हुआ है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है और उसकी कैसे आपने बेसिक्स मालूम करनी है। इस बारे में कहा जाता है कि ये जो सॉन्ग ली साहब है इसके ने डिफरेंट तरीका कार डिवेलप किए थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी गांव में किसी की डेथ हुई होती थी और अगर वो कोई इंजरी हुई हुई है उसको और उसका मालूम नहीं कि किसने इसको मारा है, तो वो सब गांव के जो भी उसके पास उन लोगों के पास वो शार्प चीज़ें मौजूद थी उनके घरों में, वो इकट्ठी करते और एक जानवर के डेड बॉडी पे उससे कट लगवाते और उस कट को उस ह्यूमन बॉडी के कट के साथ मैच करते। जिसका ज़्यादा मिल जाता था तो उस पे उसकी सस्पिशियस बढ़ जाती थी या उसको फर्दर वो इन्वेस्टिगेट करते थे। दूसरा तरीका ये भी कहा जाता है कि उस दौर में अगर किसी की डेथ हुई हुई है और उसके ब्लड को के ऊपर वो ज़ाहिर है वो फ्लाइज वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो क्या करते थे उस फ्लाइज को जमा करते थे और उस फ्लाइज को ये गांव वालों को कहते थे कि आपके घरों में जो भी स्टिक्स वगैरह है या जो भी शार्प्स है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लें। तो वो इकट्ठे करते थे और उसको सीक्वेंस वाइज रख लेते थे और फिर फ्लाइज को छोड़ देते थे और वो फ्लाइज जिस स्टिक्स के ऊपर बैठ जाते थे सारे, तो उससे कंफर्म हो जाता था कि इस बंदे की स्टिक या इस शार्प से उसने इस बंदे की डेथ काज की है। इस तरह इसकी कुछ और भी चीज़ें हैं लेकिन वो ज़्यादातर उनके रिचुअल्स में आ जाती हैं। लेकिन दैट वाज फर्स्ट टाइम जिन्होंने बुक जो है इस बारे में क्राइम को सॉल्व करने के लिए लिखी थी। फिर 16वीं सेंचुरी में बात आती है, एक फ्रेंच आर्मी सर्जन थे जिन्होंने पहली बार फाइंड किया द इफेक्ट ऑफ वायलेंट डेथ और इंटरनल ऑर्गन। उन्होंने पहली बार इन वायलेंस की वजह से जो डेथ होती है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनल ऑर्गन्स पे उसको स्टडी किया था और उसको रिपोर्ट किया था, जिसके बाद फॉरेंसिक साइंस में वायलेंस डेथ का इंटरनल ऑर्गन पे इफेक्ट भी चेक किया जाता है। यानी अगर फिजिकली उसको वायलेंस हुआ है फिर भी डेथ एग्जैक्ट डेथ मालूम करने के लिए इंटरनल ऑर्गन लिए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं और उसकी स्टडी की जाती है और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट दी जाती है। 1773 में पहली बार एक केमिकल टेस्ट डेवलप किया गया है आर्सेनिक की डिटेक्शन के लिए, जिसपे उन्होंने मुख्तलिफ जो डेथ्स हुई हुई थी, जो लाशें पड़ी हुई थी, उसमें आर्सेनिक को उसने डिटेक्ट किया था और वो एक स्वीडिश केमिस्ट था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था और ये टेस्ट अभी भी यूज़ होता है जहाँ पे अगर फ्लेम आयोनाइजेशन एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है तो कुछ लैब्स फोरेंसिक लैब इस टेस्ट को स्टिल यूटिलाइज करते हैं। पुराने ज़माने में आर्सेनिक को यूज़ किया जाता था पॉइजन करने के लिए हाई प्रोफाइल लोगों को, तो उसकी डिटेक्शन के लिए पहली बार ये एक स्वीडिश केमिस्ट ने एक केमिकल टेस्ट डेवलप किया। फिर थोड़ा सा हम आगे आए तो 1880 में फ्रांसिस गैल्टन नामी साइंटिस्ट ने पहली बार फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप की जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। 1814 में पहला थीसिस पब्लिश हुआ जिसने पॉइजन डिटेक्शन पे लिखा गया था और उसको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। उसका नाम है मैथ्यू ऑर्फिला। 1835 में हमारे पास फिजिकल एविडेंस को लिंक किया गया विद मर्डरिंग बाय बुलेट्स एग्जामिनेशन। उससे पहले वायलेंस वगैरह होता था या ब्लंट इंजरी होती थी तो उसको सिर्फ उसके ऊपर देखते थे, बॉडी के ऊपर उसके मार्क्स देखते थे। लेकिन अब क्या किया है कि फिजिकल एविडेंस में जैसे कि उसको उस क्राइम सीन से जो बुलेट मिल गया है उसको एज ए एविडेंस के तौर पर दिया जाता है। फिर उसकी लैब्स में स्टडीज़ होती है, कंपैरेटिव स्टडीज़ होती है कि जो सस्पेक्टेड बंदे से बंदूक बरामद हुई है क्या इसी में से फायर हुई हुई है, तो उसकी सर्टेन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, उसकी एक पूरी एक साइंस है जिसको मैच किया जाता है। 1896 में फिर हेनरी क्लासिफिकेशन के नाम से स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं क्रिमिनल फिंगर प्रिंटिंग के लिए, जो कि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होना शुरू हुए थे कि अगर इस ये फाइंडिंग्स होंगी तो पर्सन विल बी गिल्टी फॉर द क्राइम सीन। देन 1910 में 1910 में एडमंड लोकार्ड ने एक स्टेटमेंट दी कि एवरी कंटैक्ट लीव्स अ ट्रेस, और दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस कि कोई भी कंटैक्ट जब होता है तो वो कोई ना कोई ट्रेस छोड़ जाता है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट का हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे वायलेंस का हो। जहाँ पे भी ह्यूमन कंटैक्ट करता है, कोई इवेंट करता है, तो वो कोई ना कोई ट्रेस ज़रूर छोड़ता है जिसकी बेस पे उस क्रिमिनल तक पहुंचा जा सकता है, बशर्त ये कि वो एविडेंस जो है
वो सही मानों में इकट्ठी की जाए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि क्रिमिनल सीन्स पे जब जाया जाए तो सैंपल्स को कलेक्ट करें, हर वो चीज़ जो उस जगह पे मौजूद है उसको कलेक्ट करके एक सेपरेट फाइल में बंद किया जाता है, उसको लेबल किया जाता है और मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ्स मुख्तलिफ एंगल से ली जाती हैं जो बाद में एविडेंस में काम आती है। 1930 में के एल स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की और उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की नई राहें खोली। तो हमें पता है कि 1930-35 के दौरान हमारे पास ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए। मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप के बेसिस पे पहले क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन हो सकती थी, फिर एंटीजन एंटीबॉडीज़ की भी डिटेल आना शुरू हो गई। तो ऑन दैट बेसिस भी क्रिमिनल्स की डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली फॉरेंसिक साइंसेज में। उसके बाद एक न्यू एरा शुरू हुआ जिसको हम मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं, जिसमें फिर एडवांस टेक्निक्स आ जाती है, जिसमें HPLC है, GCMS है, LCMS है। ये टेक्निक्स भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, लेकिन फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा इसको टच देंगे इन फ्यूचर। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फोरेंसिक साइंसेस। रिमेंबर, फोरेंसिक साइंस में जब भी आप जॉब करेंगे फोरेंसिक साइंस लैब में तो एक चीज़ आपको लाजमी बताई जाती है कि वहाँ पे आपने अपनी आंखें खुली रखनी होती है और आपके कान बंद होने चाहिए। अपने कान बंद रखने हैं और आंखें खुली रखनी है। अपने एविडेंस को देखने हैं, अपनी रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स को देखना है और फिर अपने फाइनल रिपोर्ट लिखनी होती है। क्योंकि आपको कानों में बहुत सी बातें सुनाई जाती है, पुलिस ने अपनी कहानी लिखी होती है, जो मुद्दई अगर आपका सामना होता है वो अपनी कहानी सुना रहा होता है, सो आप उस पर कान नहीं धरेंगे, आप अपने फाइंडिंग्स को देखेंगे और केस को एविडेंस जो है वो रिपोर्टेड फॉर्म में लेके आएंगे और अदालत के सामने पेश करेंगे। So that was all about the introduction, basic terminologies in history of the forensic science। उसके बाद हम फर्दर जो है फोरेंसिक साइंटिस्ट के रोल के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।